हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने किया था बिजनेस लॉ का फर्स्ट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट, या आप उसको बोल सकते हो अनुबंध, और आज हम करेंगे उसी वीडियो से रिलेटेड, क्योंकि उस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक किए थे और आज हम देखेंगे उस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या एग्जाम में आ सकते हैं। मेरी तरफ से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, और मेक श्योर बच्चों उन सभी को आप याद कर लेना, और उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और कंफर्म आपके उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। और बेटा याद रखो, जब आप याद करो तो साथ साथ लिखा भी करो, क्योंकि लिखने से आपको क्लैरिटी और हो जाएगी आपके माइंड में कि किस तरह से उस आंसर में क्या क्या चीजें आपको लिखनी है और कौन सी लाइन के बाद कौन सी लाइन आएगी। ये सिर्फ आप तभी कर पाओगे जब आप उसको लिख लिख कर देखोगे। ओके, तो आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इसके, और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को आपको याद करना है और साथ में लिखकर भी देखना है कि वो आपको याद है या नहीं है। ऐसा ना हो एग्जाम में जाके आप टोटली ब्लैंक हो जाओ और कहो यार ये क्या मैंने याद किया था, उसमें मैंने क्या करना है। क्वेश्चन मुझे आता है लेकिन आंसर कैसे करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक पढ़ा था उसके। तो बेटा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, अनुबंध से आप क्या समझते हैं? अनुबंध के मूल तत्वों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। What do you understand by the term contract? Discuss briefly the essential of a valid contract. या इसको दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वह है बेटा, अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो कि राज नियम द्वारा परिवर्तनीय होता है। राज नियम का मतलब है कानून, कानून के द्वारा परिवर्तनीय होता है। या आप इस दो तीन जो वर्ड है उसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, वो कर सकते हो कानूनी दायित्व उत्पन्न करता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने हमें डेफिनेशन के साथ साथ उसके एक्सप्लेन करने की बात बोली है। और एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण बताइए। ये टॉपिक हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, तो इसके अंदर आपको किस तरह से आंसर लिखना है। तो बेटा सबसे पहले तो आप अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश में कहेंगे, उसकी आपको डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन देने के बाद ध्यान रखो, जब आप डेफिनेशन दो तो आपको यहाँ पे ये भी बताना है, जैसे आप कहते हो कि जो अनुबंध है वो बनता है आपका समझौता प्लस कानूनी दायित्व। अब आप क्या करोगे, जैसे आप ये सारी चीजें लिख दोगे उसके बाद आपको ये बताना होगा कि समझौते कितने टाइप के होते हैं। और समझौते होते हैं दो टाइप के, एक होता है आपका सामाजिक, एक होता है आपका कानूनी, या आप उसको कमर्शियल भी कह सकते हो। तो ये लिखने के बाद बेटा एक ही दो दो लाइनों में भी अगर एक्सप्लेन कर दिया इन सब चीजों को, क्योंकि ये हम एक प्लस पॉइंट दे रहे हैं अपने आंसर को, जहां पे टीचर आपके नंबर ना काटे, इसलिए क्योंकि मेन क्वेश्चन तो सिर्फ अनुबंध का डेफिनेशन है। आप इसकी डेफिनेशन लिख दोगे काफी है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी तरफ से ऐड करोगे तो बेनिफिट होगा। तो ऐड करने का तरीका क्या होगा कि आप लिखोगे अनुबंध इज इक्वल टू समझौता प्लस कानूनी दायित्व। अब आप समझौते को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि समझौते दो टाइप के होते हैं, एक हो गया आपका कानूनी, एक हो गया आपका सामाजिक। ये लिखने के बाद अब इन दोनों को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो दो तीन लाइनों में एक्सप्लेन कर दो जल्दी जल्दी, क्योंकि देखो कॉलेज का आप पेपर दे रहे हो बच्चे, तो कॉलेज में जितना ज्यादा लिखो प्लस पॉइंट का लिखो, तो ऐसे में आपके मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन भी बेटा बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है, इसमें कोई 3-4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता। अच्छा, इसके बाद बात आ जाती है इसके मूल तत्व, एसेंशियल जो एलिमेंट थे वो मैंने आपको बताए थे, वो भी एक बार जरूर देख लेना। और वही सारे टॉपिक हेडिंग लिखो देन एक्सप्लेन करो, हेडिंग लिखो एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेनेशन बेटा ज्यादा मत करना, क्योंकि टॉपिक ऑलरेडी इसके बहुत ज्यादा है, जो इसके मूल तत्व है, जो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करना, और मेक श्योर सारे पॉइंट भी लिखो। बेटा लो है जो आप ये पढ़ रहे हो, बेटा ये लो है और इसमें आपको कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, ध्यान रखो इस बात का, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा ये तो मैंने आपको बता दिया था इसको कैसे करना है, और इसका आंसर भी आपको पता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। बेटा इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। जैसे पहला जो क्वेश्चन देखा था वो तो है ही, वो तो फुल मार्क्स में आपका आएगा ही आएगा 12 नंबर में अगर आना चाहे तो, क्योंकि वैसे मैंने बहुत टाइम मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो क्वेश्चन जैसे बच जाता है तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन है, सब अनुबंध ठहराव होते हैं परंतु
सब ठहराव अनुबंध नहीं होते। इंग्लिश में पढ़ते हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध जो होते हैं बेटा वो ठहराव होते हैं, आपको पता है, लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं बन पाते। उसके पीछे का जो रीजन है वो समझने के लिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी कॉपी पे कि किस तरह से आप उसको एक्सप्लेन करोगे। देखिए बेटा, जो क्वेश्चन हमने अभी देखा है उसका जो मेन पॉइंट है सबसे पहले वाला, क्योंकि इसके दो पार्ट बना रखे उन्होंने, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमें क्या कहता है, वो कहता है सब अनुबंध ठहराव होते हैं। पहले इस चीज को प्रूफ करते हैं, कैसे होगा। आप सबसे पहले मुझे बताओ कि अनुबंध बनते कैसे हैं। अनुबंध बनता है समझौता प्लस में कानूनी दायित्व, राइट, ऐसे बनता है। अब मुझे बताओ, जब यहां पे लिखा है अनुबंध ठहराव होते हैं, तो ध्यान रखो ठहराव का मेरा मतलब समझौते से ही है। समझौता कह लो या ठहराव कह लो, एक ही बात होती है। अनुबंध बनाने के लिए बेटा समझौते का होना बहुत जरूरी है। अगर समझौता नहीं हुआ, मान के चलो अगर आप इस चीज को हटा दो, इस इक्वेशन से अगर आप इसको हटा दो, तो क्या कानूनी दायित्व अनुबंध बना सकता है? नहीं। अनुबंध के लिए दोनों का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए बोला हुआ है सब अनुबंध ठहराव होते हैं। आप ये कह सकते हो एक एग्जाम्पल कि मान के चलो ये अगर कोई घर है, तो बेटा ये किसी जमीन पे तो बनेगा, कोई ना कोई जमीन तो होनी चाहिए जिसके ऊपर ही बने। तो ये जो जमीन है इसको हम बोलेंगे ठहराव या फिर समझौता, और जो ये घर है ये है बेटा अनुबंध। अभी हम इसका आंसर भी देखेंगे किस तरह से हमें इसको करना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये था हमारा कि क्या सभी अनुबंध ठहराव होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि बिना ठहराव के, बिना समझौते के अनुबंध को करना पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो इसको किस तरह से आप समझोगे और किस तरह से आपका एग्जाम में आंसर लिखना है वो भी देखेंगे बच्चे। तो इसको जब आप लिखोगे तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप ये इक्वेशन लिखोगे। सेकेंडली जो मैंने आपको यहाँ पे बात बताई, आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो अपने वर्ड्स में, लेकिन बुक में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। अब देखिए बच्चों, आंसर में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है कि सब अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सब ठहराव अनुबंध नहीं होते। इन्होंने वही लाइन रिपीट की है। आगे लिखा हुआ है कि इस कथन के विश्लेषण में 3 बातें हमें पता होती हैं। पहली बात क्या? अनुबंध एवं ठहराव में अंतर होता है। अनुबंध हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट और ठहराव हो गया आपका समझौता एग्रीमेंट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है और जो एग्रीमेंट है दोनों ही डिफरेंट हैं। अनुबंध सिर्फ एक होता है बच्चे, लेकिन ठहराव 2 तरीके का होता है, एक होता है सामाजिक, एक होता है कमर्शियल। जो कमर्शियल एग्रीमेंट है, जो कमर्शियल ठहराव है, वही अनुबंध बनते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जब बोला हुआ है कि अनुबंध एवं ठहराव में अंतर होता है, बिल्कुल सच है, क्योंकि अनुबंध एक होता है और ठहराव 2 होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है ठहराव का क्षेत्र अनुबंध की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। व्यापक से मेरा मतलब है बड़ा होता है इसका क्षेत्र। तो क्षेत्र ऑब्वियस ही बात है बड़ा है। कैसे बड़ा है बेटा? क्योंकि ठहराव जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं और अनुबंध तो सिर्फ एक होता है। तो ठहराव जो है वो अनुबंध के कंपैरिजन में बड़ा है, क्योंकि इसके 2 पॉइंट होते हैं, एक सामाजिक और एक कानूनी। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। तीसरे में लिखा हुआ है ठहराव अनुबंध की आधारशिला है। ठहराव अनुबंध की आधारशिला है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि ठहराव क्या है? जमीन है, उसके ऊपर क्या बना? अनुबंध। तो मकान बनाने के लिए आपको ठहराव की जरूरत है, आपको समझौते की जरूरत है। तो जब तक समझौता नहीं होगा तब तक अनुबंध नहीं बन सकता। तो इसीलिए कहा गया है कि जो समझौता है वो आधार है अनुबंध के लिए। अनुबंध जब भी बनाना होगा तो समझौता करना बहुत जरूरी है। तो बेटा यहाँ से हमें 3 जो कंडीशन जो इन्होंने बताई थी वो हमारी क्लियर हो चुकी है। आपको बेटा ये लिखनी भी है, ध्यान रखना। अब आगे हमें इसमें क्या लिखना होगा वो देखते हैं।
अगर बेटा इसी आंसर को हम कैरी ऑन करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने हमें जो ठहराव है उसकी डेफिनेशन बताई है, उसके बाद इन्होंने डेफिनेशन बताई है इधर की साइड, इन्होंने डेफिनेशन बताई है हमें अनुबंध की। तो इन्होंने क्या किया, पहले 3 कंडीशन लिखी, उसके बाद इन्होंने डेफिनेशन दी है ठहराव की मतलब समझौते की, और फिर डेफिनेशन दी है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की मतलब अनुबंध की। तो अब मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कि इन्होंने डेफिनेशन में लिखा क्या है और आप इसको किस तरह से अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। अब वो देखो, इधर देखो बच्चों, समझौता और अनुबंध। ध्यान रखो, अनुबंध एक होता है, इसके कोई पार्ट नहीं है, लेकिन समझौता जो है इसके 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट बेटा, एक होता है सामाजिक, एक होता है आपका कानूनी या इसको कमर्शियल कह लो। ठीक है, सामाजिक जो ठहराव होते हैं, सामाजिक जो समझौते होते हैं बेटा, सामाजिक जो समझौता होता है वो होता है लाइक कह सकते हो पिता और बेटे के बीच में। जैसे पिता ने कहा कि अगर इस बार पास हुए तो मैं आपके लिए मोटरसाइकिल लेकर आऊंगा या साइकिल लेकर आऊंगा। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो बेटा अगर पिता अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता तो बेटा उनके ऊपर केस नहीं कर सकता। उसके पीछे का रीजन सिर्फ एक होता है कि जब ये समझौता किया जाता है तब कोई इंटेंशन नहीं होती लीगल लायबिलिटी की, मतलब कि कानूनी रूप से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम उसको कोर्ट में लेके जाएं, या हमारी इंटेंशन ही नहीं होती कि अगर ये प्रॉमिस जो ये कर रहा है ये पर्सन, मैं इसको कोर्ट में लेके जाऊंगा अगर ये पूरा नहीं करेगा तो। ध्यान रखो, यहाँ पे इंटेंशन नहीं होती, मेन पॉइंट इंटेंशन का ही है। दूसरा पॉइंट है, मान के चलो एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है कि चल मूवी देखने चलेंगे कल। अब ऐसे में जिस पर्सन ने बोला था वो अगर टिकट नहीं कर पाया अरेंज तो नेक्स्ट डे जो मूवी जो देखने जा रहे थे वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे में दूसरा दोस्त उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। अगेन रीजन सिर्फ एक ही है कि जब ये प्रॉमिस किया गया था तब उनकी कोई इंटेंशन नहीं होती लीगल कि अगर ये प्रॉमिस इसने तोड़ा तो मैं इसको कोर्ट में लेके जाऊंगा। अगेन यही वर्ड मैं बार बार बोलूंगा आपको कि जब भी प्रॉमिस होते हैं सामाजिक जब भी प्रॉमिस होते हैं वो कभी भी लीगल इंटेंशन से नहीं लिए जाते। एक एग्जांपल और कर सकते हो आप, हस्बैंड और वाइफ का, पति और पत्नी, मात्रा मुझे नहीं पता नहीं गलत है सही है, आप देख लेना। पति और पत्नी बेटा, इन दोनों के बीच में, क्योंकि हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड जो होता है ना वो हमेशा कोई ना कोई प्रॉमिस करता रहता है अपनी वाइफ से कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बट क्या ये पॉसिबल है ये सब कुछ करना? और अगर नॉर्मल भी प्रॉमिस किया है, जैसे टिक्की खिला दूंगा, आइसक्रीम खिला दूंगा, तो कई बार हस्बैंड पूरा नहीं कर पाता। राइट, वैसे हस्बैंड बहुत अच्छे होते हैं पर कई बार वो पूरा नहीं कर पाता। तो ऐसे में जो उसकी वाइफ है वो क्या उसके ऊपर केस करेगी? नहीं करेगी। अगेन एक ही रीजन कि इनकी इंटेंशन कभी नहीं होती। तो आप समाज में जो भी प्रॉमिस करते हो, जो भी समझौता करते हो, आप देखो प्रॉमिस और समझौते में जो डिफरेंस है वो क्या है कि प्रॉमिस में क्या होता है कि आपने सिर्फ बोल दिया कि मैं ये कर दूंगा, अब वो चाहे हाँ करे ना करे वो एक अलग बात है, मतलब वो अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझौते में क्या होता है कि आपने उसको प्रस्ताव दिया और उसने उसको मान भी लिया, तो उसको समझौता कहते हैं। तो प्रॉमिस और समझौता थोड़ा सा अलग होता है। तो अगेन अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ प्रॉमिस और समझौता, अभी आप एक मान लेते हो, जब आगे पढ़ेंगे तब वहां पे डेफिनेशन भी देखेंगे उसकी कि प्रॉमिस क्या होता है और समझौता क्या होता है। तो समझौता जो है बेटा यहाँ पर पति पत्नी के बीच में भी होगा, लेकिन अगेन लीगल इंटेंशन कभी नहीं है, कानूनी दायित्व उत्पन्न करने की इनकी सोच कभी नहीं होती। इसीलिए ये कभी भी बच्चे, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये कभी भी क्या नहीं बन पाते, क्या नहीं बन पाते बच्चे? अनुबंध नहीं बन पाते, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे। उसके पीछे का रीजन सिर्फ एक है, ये वाली कंडीशन कि समझौता तो हुआ था लेकिन कानूनी दायित्व उत्पन्न नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ये नहीं बन पाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? अनुबंध ठहराव होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, बिना समझौते के अनुबंध हो नहीं सकता। दूसरी कंडीशन क्या थी कि सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते,
तो बिल्कुल सच बात है, क्योंकि ठहराव सामाजिक भी होता है और कानूनी भी होता है। जो कानूनी होता है वो अनुबंध बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लीगल इंटेंशन होती है। मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि कोई एक पर्सन है जो अपनी कार बेच रहा है, मान के चलो दूसरे पर्सन को, और इसने कोई एडवांस भी दे दिया होगा, इसने कुछ पैसा एडवांस दे दिया कि मैं इतने दिनों के बाद आऊंगा और कार आपकी ले लूंगा। समहाउ इसको कोई अच्छी डील मिल गई तो इसने इसको नेग्लेक्ट करके किसी और को वो कार बेच दी। तो ऐसे में इसके ऊपर ये केस कर सकता है, क्योंकि इसकी लीगल इंटेंशन थी कि या तो ये समझौता तोड़े या तो ये तोड़े, तो कोर्ट में उसकी रेमेडी है, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन सामाजिक समझौते में ऐसा नहीं होता। इसके अंदर ये जो आपका समझौता हुआ इन दोनों के बीच में, ये जो समझौता हुआ उसमें कानूनी दायित्व है, लेकिन इसमें कानूनी दायित्व नहीं होते। तो जो हमारा जो सेकंड पॉइंट था कि क्या सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, तो बिल्कुल बिल्कुल सच है, सभी समझौते अनुबंध नहीं होंगे, क्योंकि समझौते हमारे दो तरीके के होते हैं। ये वाले कभी अनुबंध नहीं बन पाते, ये वाले बन जाते हैं। यही कंडीशन है कि हम कहेंगे कि सभी समझौता अनुबंध नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन बीच में आ जाता है। ठीक है, ये था आंसर जो मैंने आपको समझाया। अब आपको इसमें लिखना है, तो कुछ मेन जो पॉइंट मुझे इस बुक में मिले हैं वो मेन पॉइंट मैं आपको पढ़ा देता हूँ, फिर आप देखो कि आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। अगर जरूरत पड़ी तो आप अपना आंसर भी मुझे सेंड कर सकते हो, मैं देख लूंगा कि आपने जो लिखा है वो किस हद तक सही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बच्चों, जो हमारा जो पहला जो सेंटेंस था जिसमें बोला गया था क्या सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ लाइन लिखी हुई है, अनुबंध के लिए पहले ठहराव करना आवश्यक है। बस यही एक ऐसा पॉइंट है जो आपका आंसर पूरा कंप्लीट करा देगा कि अनुबंध करने के लिए बेटा ठहराव चाहिए ही चाहिए। आप इधर देखो कि अगर आप अनुबंध करोगे तो बेटा ठहराव होना ही चाहिए। अगर ठहराव नहीं होगा तो ये इक्वेशन पूरी नहीं हो पाएगी, तो अनुबंध बनेगा कैसे। तो यही लाइन आपके लिए काफी है बेटा। इसके बाद आगे लिखा हुआ है ठहराव नींव है, अनुबंध उस पर निर्मित एक भवन है, जो कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था। ठहराव एक नींव है और अनुबंध उसके ऊपर बना हुआ एक घर है या भवन कह लो आप इसे। तो जब तक बेस नहीं होगा तो ऊपर बिल्डिंग बन नहीं सकती, तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये बन नहीं सकता। पहला सेंटेंस आपका कंप्लीट, आंसर जो आपको पता चलेगा क्या लिखना है, इसी को बेटा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट लिखा है समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। उसका एक एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था कि जो ठहराव होते हैं वो दो होते हैं, एक सामाजिक होता है, एक होता है आपका कानूनी। तो जो सामाजिक होते हैं वो कभी भी लीगल लायबिलिटी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इस वजह से वो अनुबंध नहीं बन पाते। तो इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है बेटा जरा वो देख लेते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है इसके अंदर। बेटा सालमेट के अनुसार लिखा हुआ है अनुबंध अधिनियम केवल उन्हीं ठहरावों का अधिनियम है जो वैधानिक दायित्व उत्पन्न करते हैं। देखो आ गया, अनुबंध क्या है, सिर्फ उन्हीं ठहरावों को अनुबंध माना जाएगा जो वैधानिक दायित्व उत्पन्न करेंगे। तो ठहराव दो तरीके के, लेकिन ये कह रहा उन्हीं ठहरावों को अनुबंध माना जाएगा जो वैधानिक दायित्व उत्पन्न करते हैं। तो ये आंसर आपके इसके सपोर्ट में आ जाएगा। इसके बाद उन्होंने आंसर भी एक एग्जांपल दे रखा है बेटा। एग्जांपल में क्या लिखा है, श्याम अपनी कार मरम्मत के लिए रमेश को देता है, रमेश कार की मरम्मत कर देता है तथा अपनी मजदूरी 3000 रुपये मांगता है। यहाँ पर श्याम और रमेश के मध्य वैधानिक दायित्व मतलब कि कानूनी दायित्व उत्पन्न हो गया। आप देखो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जब दो पर्सन एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी इंटेंशन है कानूनी दायित्व उत्पन्न करने की या नहीं। तो बेटा ये डिपेंड करता है उसकी प्रकृति के ऊपर, उसका नेचर क्या है प्रॉमिस का। अगर वो प्रॉमिस कहीं ना कहीं कमर्शियल है, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि ये अनुबंध बन जाएगा। लेकिन वो समझौता अगर ऐसा है जो किसी की विलिंग के ऊपर है, उसकी इच्छा के ऊपर है, वो चाहे तो करे ना तो ना करे, या फिर आप कह सकते हो जब आप प्रॉमिस करते हो, जब आप समझौता करते हो तो वहां पे आपकी इंटेंशन, जब भी आप प्रॉमिस कर रहे हो तब क्या आपकी इंटेंशन ऑलरेडी है कि अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा, मतलब समझौता का तोड़ेगा, तो मैं इसको कोर्ट में लेके जाऊंगा। तो ये दो चीजें हैं बेटा कि अगर आपके मन में पहले से ही क्लियर है कि हाँ अगर ये नहीं करेगा तो मैं इसको कानूनी रूप से पक्का इसके ऊपर केस करूंगा। दूसरा ये है कि क्या ये कमर्शियल है, क्या इसमें दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। ये दो बातें ऐसी होती है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये जो समझौता है ये अनुबंध
बन जाएगा। इंटेंशन बेटा पता चलती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटेंशन पता चलती है कि ठहराव की जो शर्तें हैं, जो उसकी प्रकृति है या उससे संबंधित जो परिस्थितियां हैं, ये इन चीजों से ही पता चल जाता है कि जो आप समझौता कर रहे हो, जो आप ठहराव कर रहे हो, वो कमर्शियल है या नहीं है, वो क्या अनुबंध बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। ये शर्तें, प्रकृति और संबंधित परिस्थितियां, ये तीन चीजें ऐसी होती है जो अपने आप ही डिक्लेयर कर देती है, अपने आप ही क्लियर कर देती है कि ये सारी चीजें आपकी आगे चल के अनुबंध बनेगी या नहीं बनेगी। अब इसके अंदर बेटा और देखेंगे आगे तो कुछ लाइंस और हमें गिवन है, वो ये है, केवल वैध ठहराव ही अनुबंध का रूप धारण कर सकता है क्योंकि वह राज नियम द्वारा परिवर्तनीय होता है। शेष ठहराव जैसे कि सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक ठहराव अनुबंध नहीं बनते तथा वह केवल ठहराव ही रह जाते हैं। तो ये कुछ लाइन है जो आपको इसमें लिख सकते हो आप। एक एग्जाम्पल बेटा दिया हुआ है कि राम ने अपने मित्र विजय को सिनेमा चलने के लिए निमंत्रण दिया, इसे विजय स्वीकार कर लेता है, परंतु राम को सिनेमा की टिकट नहीं मिलती और वह अपने वचन को पूरा नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में बेटा उसका इरादा कभी भी वैधानिक दायित्व उत्पन्न करने का नहीं है, इसलिए वो ठहराव ही रहेगा, वो अनुबंध नहीं बन पाएगा। लास्ट में बेटा एक एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार तो इसकी केस स्टडी आ जाएगी पूरी। वो हो सकता है कि सीधा ये लिखे क्वेश्चन में कि श्री बेलफोर बनाम श्रीमती बेलफोर, इसके ऊपर जो कंडीशन थी, एक केस स्टडी थी, उसी को डिस्क्राइब कर दो और उसी को डिस्क्राइब करते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कि क्या सभी अनुबंध ठहराव होते हैं परंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है इसके बिहाफ पर। तो ये जो कंडीशन थी बेटा, वो कंडीशन क्या थी, ये क्या स्टोरी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही फेमस हुआ था ये केस बेलफोर का और बेलफोर का। ये हस्बैंड वाइफ थे और इसमें बताया गया है कि जो हस्बैंड था वो श्रीलंका में नौकरी करता था और उसकी जो वाइफ थी वो ब्रिटेन गई हुई थी। तो जब इसका हस्बैंड जब श्रीलंका से जब ब्रिटेन गया उसको लेने के लिए अपनी वाइफ को, तो उसकी तबीयत खराब हो गई। अब ऐसे में उसका जो हस्बैंड है उसने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ से कि मैं श्रीलंका वापस जाते ही आपको महीने का कुछ खर्चा दे दिया करूंगा, मतलब भिजवा दिया करूंगा। अब ऐसे में जब वो श्रीलंका जब गया तो आपको पता है हस्बैंड थोड़े भुलक्कड़ होते हैं, वो भूल गया देना, या मे भी शायद वो ना देना चाहता हो, क्योंकि पूरी कहानी हमें नहीं पता इसमें। लेकिन मेन पॉइंट ये था कि हस्बैंड ने पैसे नहीं भिजवाए। अब ऐसे में उसकी वाइफ को आ गया गुस्सा और उसकी वाइफ ने कर दिया उसके ऊपर केस। अब यहाँ पर कोर्ट ने ये बोल के रिजेक्ट कर दिया केस कि जब उसने प्रॉमिस किया था तब ना तो उसकी और ना ही आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी लीगल लायबिलिटी क्रिएट करने की, क्योंकि नॉर्मली हस्बैंड अपनी वाइफ से प्रॉमिस कर रहा है। ये हो गया आपका कौन सा समझौता, ये हो गया आपका सामाजिक समझौता, क्योंकि जब ये समझौता होता है तब ऐसे में कोई भी पर्सन की इंटेंशन होती नहीं है लीगल लायबिलिटी क्रिएट करने की। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में नॉर्मली आप समझौता करते रहते हो, तो इसी वजह से वो अनुबंध नहीं बन पाते। तो यहाँ पर वही बोला हुआ है। आप ऊपर की कोई एग्जांपल दो या मत दो बेटा, लेकिन ये वाला जोड़ देना, नाम याद रखो, बेलफोर वर्सेस बेलफोर। तो ये हस्बैंड वाइफ थे, इनके बीच में ये कारनामा हो गया था। अब हम आगे चलते हैं, और कोई मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कुछ खास लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो दे रखे आपको संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए बोला हुआ है, कुछ आपको वर्ड दे रखे हैं, इसके एक्सप्लेन आपको करना है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको कुछ पॉइंट जरूर बताऊंगा इसमें, जो थोड़े बहुत ही सही, लेकिन नॉलेज के लिए तो अच्छे ही है, एग्जाम में आए या ना आए। तो एक है बेटा वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है व्यर्थ का ठहराव, कि आपने खामा खा में वो एग्रीमेंट कर लिया, वो समझौता कर लिया, हालांकि वो अनुबंध कभी बन नहीं सकता। तो इसमें लिखा हुआ है ऐसा ठहराव जो राज नियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता वो व्यर्थ कहलाता है। मतलब कि ऐसे ठहराव जिनको आप कानूनी रूप नहीं दे सकते उसको हम क्या बोलते हैं, व्यर्थ का ठहराव कर लिया, व्यर्थ का समझौता कर लिया। एग्जाम्पल के नाम पे राम श्याम से कहता है कि यदि वह उसके इलाके में अपनी दुकान ना खोले तो वह उसे 50,000 रुपये देगा। अब यहाँ देखोगे तो जो समझौता हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। वो भी कौन सा नेगेटिव हो रहा है, जो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे जो कानून है वो इसकी इजाजत ही नहीं देता कि आप किसी पर्सन के ऊपर फाउंडेशन लगाओ। तो ये कानूनी रूप से वैसे ही व्यर्थ है, ये समझौता ही खराब है बेटा, समझौता हो ही नहीं सकता। जैसे अगर मैं आपसे कहूं
कि आपको मेरे बीच समझौता होता है कि अगर आप खाना खाना बंद कर दो 2 महीने तक 3 महीने तक, ऑब्वियसली बात आपकी डेथ हो जाएगी, तो मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, कानूनी रूप ही नहीं है इसका। कानून ही मना कर देगा कि ये आप किस तरह के समझौते कर रहे हो। तो ऐसे समझौते व्यर्थ वाले होते हैं आपके। आगे की बात करेंगे बेटा। एक होता है व्यर्थ अनुबंध। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा कई बार वो भी व्यर्थ होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट जब बनते हैं ना तो उस टाइम पे तो ये वैलिड होते हैं, तब तो ये कानूनी रूप से बिल्कुल सही होते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से वो व्यर्थ हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो उसके पीछे का रीजन होता है कि वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। वो परफॉर्म क्यों नहीं हो पाएगा? उसके पीछे कोई ना कोई एक रीजन होता है बच्चे। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है हमें बेटा। जैसे ए ने अपना घोड़ा बी को बेचने का वचन दिया, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन उसको बेचना था उसी दिन घोड़े की अचानक मृत्यु हो जाती है। तो ये जो प्रॉमिस था, ये जो अनुबंध किया था, ये परफॉर्म नहीं हो पाएगा अब। तो जब परफॉर्म नहीं हो पाएगा इस कंडीशन में, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था जो पहले तो वैलिड था, पहले तो मान्य था, लेकिन अब क्या हो जाएगा? व्यर्थ का हो जाएगा, क्योंकि आप इसको परफॉर्म नहीं कर पाओगे। हालांकि दोनों में से किसी की भी इंटेंशन इस अनुबंध को तोड़ने की नहीं थी। हम इसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और अगर परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो वो जो अनुबंध था वो क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लास्ट जो है बेटा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, ये इंपॉर्टेंट लगता है बेटा, बाकी कोई इंपॉर्टेंट लगे ना लगे, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है इसमें। व्यर्थनीय अनुबंध, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, जब ये अनुबंध हो रहा होता है, उस समय आपके सामने कोई ना कोई ऐसी कंडीशंस, आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि आप फ्यूचर में जाके उसको खत्म कर सकते हो। एग्जाम्पल के नाम पे कि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब हो सकता है कि आपको किसी ने बाउंड किया हो, आपको किसी ने कह सकते हैं मजबूर किया हो उस अनुबंध को करने के लिए, उस समझौते को करने के लिए। जैसे पुरानी मूवीज में होता है कि हीरो जाता है किसी विलन को मारने के लिए, इतने में उसकी माँ को किडनैप कर लेते, पता नहीं माँ कहाँ से जाती है समझ नहीं आता। जब उसकी माँ को पता है कि मेरे बेटे के इतने सारे दुश्मन रहते हैं, गांव में क्यों नहीं रहते कहीं पे, पता नहीं क्या हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे हीरो जाता है वैसे ही उसकी माँ को पकड़ लेते हैं और फिर हीरो पिटाई खाता है ना, ऐसे ही होता है। तो जब आपसे जब समझौता किया जाता है और ऐसे में अगर आपको बाउंड किया हुआ है किसी तरीके से, मेंटली कह लो या फिजिकली कह लो, या आपकी फैमिली वालों को किडनैप किया, सॉरी ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर ऐसा हो जाता है बाई चांस, तो ऐसे में जो आपने समझौता किया था उस टाइम पे उनके डर की वजह से, तो वो आप फ्यूचर में जाके गवर्नमेंट को बोल सकते हो, कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि उस कंडीशन हमारी ऐसी नहीं थी कि मैं नेगेटिव आंसर दे सकूं, ये समझौता मुझे करना मेरी मजबूरी हो चुकी थी, इसलिए मैं चाहता हूं ये कॉन्ट्रैक्ट, ये अनुबंध तोड़ दिया जाए, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरी जो अनुमति ली गई थी वो फ्री नहीं थी, फ्री माइंड से नहीं थी, या आप कह सकते हो जिसे हमने कहा था फ्री कंसेंट, वो नहीं था उस टाइम पे। तो ये चीज होती है आपकी व्यर्थनीय अनुबंध। एग्जाम्पल के नाम पे बेटा क्या है? एक्स वाई को पिस्तौल दिखाकर उससे अपनी कार खरीदने का अनुबंध कराता है। यहाँ वाई की स्वतंत्र सहमति मतलब फ्री कंसेंट नहीं है, अतः यदि वाई चाहे तो इस अनुबंध को रद्द करा सकता है फ्यूचर में। ध्यान रखो, कोई उस टाइम तो वो करा लेगा, साइन वाइन करा लेगा, सब कुछ करा लेगा, लेकिन बाद में जाके वो अगर कोर्ट में ये प्रूफ कर देते हैं कि उस समय जो मेरे से जो कंसेंट मेरी ली गई थी, मेरी जो अनुमति ली गई थी वो स्वतंत्र नहीं थी, तो ऐसे में वो कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। 3 टॉपिक हम कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरे क्वेश्चन के कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देख लेंगे बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप चाहो तो रीड कर सकते हो। लिखा है अनुबंध के कितने प्रकार होते हैं, तो एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ ये, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप एक बार रीड करके जुड़ जाओ। एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने अभी आपको बताया है इसके बारे में, और एक होता है बेटा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो आप समझौता जो करते हो वो इलीगल है। इलीगल मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका मोटिव है वही गलत है। जैसे किसी को आग लगा दो तो मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, तो समझौता वो गलत है। या आप किसी को गोली मार दो
है ना। तो ये जो आपके जो समझौते होते हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव है वही गलत है, वही इलीगल है। इलीगल में गैर कानूनी है, कानून उसको सही नहीं मानता। तो ऐसे में जो ऑब्जेक्टिव जो आपका इलीगल होगा उसको हम बोलते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो बट कानून की नजर से छुपा के। मतलब अगर मैंने किसी से बात कर ली, किसी गैंगस्टर से जो गोली मारता होगा लोगों को, अगर मैं उसको बोल देता हूँ कि ऐसे ऐसे करके गोली मार दो उसको और मैं तुझे इतने पैसे दे दूंगा, तो हालांकि मैंने समझौता तो कर लिया बट ये चीज मैं कोर्ट में नहीं बोल सकता कि अल्टीमेटली फिर वो मुझे फांसी दे देंगे, राइट। तो इसलिए ये जो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इलीगल होते हैं। अगर बाई चांस आप कोर्ट में चले भी गए तो बेटा पिटाई आप ही की होगी और किसी की नहीं, क्यों? क्योंकि कानून इसकी अनुमति देता ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद है आपका ये वाला एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कुछ आपको यहाँ पे दे रखे बच्चे, ये देखो कुछ आपको ये दे रखे बेटा, इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो एक बार इसको रीड कर लेना बच्चे, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। आगे हम देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट होगा तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है व्यर्थ अनुबंध तथा व्यर्थहीन अनुबंध, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा इसके अंदर, लेकिन फिर भी अगर रीड करना हो तो आप रीड कर सकते। देखो बच्चे और कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल है, व्यर्थ और अवैधानिक करारों में अंतर बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ये भी अनुबंध नहीं है, इंपॉर्टेंट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा ये होगा, अब हम सीखेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो वीडियो थी ये थी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो मैंने आपको बताई। इसमें मेनली तो आपके 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरा तो मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया था उसमें। हाँ बाकी भी मैं पढ़ने के लिए मना नहीं करूंगा, एक बार जरूर पढ़ के जरूर जाया करो बच्चे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को बेटा पूरा देखा करो। ऑफलाइन डाउनलोड मत करना, ऑफलाइन अगर डाउनलोड करोगे ठीक है बाद में कर लो, लेकिन अभी के लिए ऑनलाइन ही पूरा देख लिया करो। इससे बेनिफिट आप दूसरे बच्चों को दोगे, क्योंकि जितनी बार ये वीडियोस पूरी देखी जाएगी उतने ही ज्यादा चांसेस है इस वीडियोस के सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर आने में। जब आपने कंपनी लॉ जब आप सर्च करोगे तो सबसे पहले फिर ये वीडियो शो होगी अगर आपने इसको ऑनलाइन पूरा देखा है तो इसीलिए कोशिश करो बेटा वीडियोस को पूरा देखने की ऑनलाइन, बाद में आप ऑफलाइन इसको सेव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने एंजॉय किया हो आज की वीडियो को। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, अपना ख्याल रखो और एग्जाम की टेंशन मत लेना बेटा, मैं हूं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए।